की तादाद में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स लगातार अपनी डिमांड को आगे बढ़ाते हुए आ रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये कांग्रेस कार्यकाल से चला आ रहा है। इनफैक्ट उससे भी पहले से चला आ रहा है। सरकारें आती जाती रहती है, इनसे वादे किए जाते हैं और वो आने के बाद जिसकी भी सरकार आ जाती है वो पूरा नहीं होता है। पिछली बार भी हमने देखा कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस बीजेपी के बड़े नामी गिरामी लोग यानी कि डॉक्टर रमन सिंह जो अब विधानसभा स्पीकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बन गए ओपी चौधरी भी यहाँ पर आए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन अब जैसे ही सरकार आ जाती है तो फिर इनको सड़कों पे उतरना पड़ता है अपनी डिमांड और अपने सारे वायदे को पूरा कराने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में ये लोग खड़े हैं, विषम परिस्थितियों में खड़े हैं। हम भी विषम परिस्थितियों में इसे कवर कर रहे हैं। बहुत दिन भर से बारिश हो रही है, लेकिन आज इनका विधानसभा घेराव था। इन्हें यहाँ से आगे जाने की तूता नया रायपुर में ये इनका पूरा प्रोटेस्ट स्थित है। यहाँ से आगे जाने इन्हें दिया नहीं जा रहा है। पुलिस ने बिल्कुल यहीं पर रोक रखा है, लेकिन ये भीग कर आज अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। मांग कांग्रेस कार्यकाल से चले आ रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस कार्यकाल में भी हमने देखा था डॉक्टर रमन सिंह इनके प्रोटेस्ट साइट पर आए थे जो अब विधानसभा स्पीकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए ओपी चौधरी भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कई सारे ऐसे वादे किए। 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बना हुआ है, आज 2024 है, लगभग 19 साल हो गए हैं। और 19 सालों से हम सरकारें किसी की भी रही हो, हर सरकार के पास अपने बात रखने का प्रयास किया है, परंतु आज तक पूरी नहीं हुई है। हमारा निवेदन है कि आखिर वित्त विभाग का जो 350 करोड़ का जो पैसा था अनुपूरक बजट में कहाँ गया? जब स्वास्थ्य के हम कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है तो आखिर जांच होनी चाहिए कि वो पैसा किसको दिया गया है और किस मद पे खर्च किया गया है। ग्रेड पे नियमितीकरण, चिकित्सा परिचर्या, ऐसे छोटे छोटे और 18 सूत्री हमारी मांग है जो कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हुई है, उनके परिवार के हितों से जुड़ी हुई है। हमको अब मेडिकल अवकाश की पात्रता है, लेकिन उसमें वेतन नहीं दिया जाता। उस परिस्थिति में हमारे कर्मचारी को ज्यादा पैसे की जरूरत है। जब कोई बीमार पड़ता है तो हमारे यहाँ छुट्टी दे देंगे, बिना पैसे दे देंगे। ऐसे बहुत सारी हमारे चार सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अभी वर्तमान में तो हमारा मुख्य फोकस है 27% की वेतन वृद्धि और एनएचएम कर्मचारी कंट्रोल पे ग्रेड में वेतन लागू होना चाहिए। वेतन लागू होना चाहिए, 27% की वृद्धि। और ऐसी कोई डिमांड जो आप लोग सब आगे रखना चाहते हैं, आप आगे आए और बताएं कि कौन सी ऐसी डिमांड है जो आप लोग आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो सारे कागजात भी हैं, मैंने देखे। और बीजेपी कार्यकाल में मुझे याद है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस कार्यकाल में मुझे याद है मैंने तब भी ये प्रोटेस्ट कवर किया था और उस समय ओपी चौधरी जिस तुरंत आके निकले थे, डॉक्टर रमन सिंह आके निकले थे और वादे किए गए थे कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बिल्कुल सारे डिमांड्स पूरे किए जाएंगे। 7 महीने का वक्त गुजर गया है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है और सरकार पर सरकार आती जाती रहती है और सब वोट बैंक बनकर रह गए हैं सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। ना नियमितीकरण होता है, ना वृद्धि होती है वेतन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि अभी बीजेपी के शासन में जितने कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे माननीय अरुण साव जी से लेकर विजय शर्मा जी से लेकर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी तक हमारे मंच पे आए थे जब हमने 31 दिनों का आंदोलन किया था। वो आंदोलन हमारे नियमितीकरण का था, परंतु 27% की जो घोषणा पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा बकायदा विधानसभा में की गई, वो घोषणा से भी हम वंचित हैं। 27% वेतन वृद्धि का लाभ हमें नहीं मिल पाया। परंतु इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो 16,000 छत्तीसगढ़ के एनएचएम एम्प्लॉइज की जो डिमांड है वो 18 बिंदु की डिमांड है, जिसमें मुख्य डिमांड जो है हमारी नियमितीकरण की है। इसके साथ ही हमारी एक बड़ी डिमांड ग्रेड पे की है, चिकित्सा परिचर्या की है, अनुकंपा अनुदान की है, अनुकंपा नियुक्ति की है। मैं आपको एक और बात, मजेदार बात बताना चाहूंगा, हमारा मातृत्व राज्य जहां भी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां के एनएचएम एम्प्लॉइज के लिए जो नीतियां हैं, और मैं उदाहरण बताना चाहूंगा आपको, गुजरात की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, ये सब बीजेपी शासित राज्य है। यहाँ आप जाके देखिए, एनएचएम एम्प्लॉइज को वहाँ काफी सारी सुविधाएं हैं, उनके लिए नीतियां हैं। समान काम समान वेतन तक हमको नहीं मिलता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी तनख्वाह 30,000 32,000 रुपए है। रेगुलर नियमित चपरासी वृत्ति से भी मैं कम तनख्वाह पाता हूँ। इस महंगाई के दौर में हम कैसे गुजारा करते हैं? छत्तीसगढ़ एनएचएम में हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये वही एनएचएम एम्प्लॉइज हैं जो विषम परिस्थितियों में, दुर्गम क्षेत्रों में, बीजापुर में, सुकमा में, ओड़गी में, वाड्रफनगर में, पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित करते हैं। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, NQAS जैसे मानक जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग का, उसको भी हम जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ संपादित करते हैं और सरकार को और इसमें तमगा मिलता है राष्ट्रीय स्तर पे स्वास्थ्य सुविधाओं में, उसमें भी हमारे एनएचएम के एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होते हैं। हमारे दम पे स्वास्थ्य
मानक हासिल किए जाते हैं, परंतु हम सब वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के 16,000 एनएचएम एम्प्लॉइज की सुध ले और हमारी 18 बिंदु मांगों को पूरी करे। आप एक डॉक्टर हैं, आप बता रहे थे, और बाकी बीजेपी शासित राज्यों में सिचुएशन अच्छी है छत्तीसगढ़ की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या रुकावट आ रही है गवर्नमेंट के आगे? उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या रुकावट आ रही है? रुकावट यह है कि शासन ने जो 27% की घोषणा की थी वो हमारे वित्त विभाग से भी 5% का अप्रूव किया गया है और एमडीएनएचएम के थ्रू हमको दिया नहीं जा रहा है। तो हम किसको बोले? जो 3.5 करोड़ का जो बजट पेश किया गया था उस बजट में हमारा हक है ही नहीं। आज तक हम एनएचएम कर्मचारी 1 साल होने जा रहा है, पिछली हड़ताल में जो घोषणा हुई थी उसके बाद आज तक संविदा एनएचएम कर्मी आज तक वंचित है उस चीज से। तो हम संवेदनशील सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारी मांग है 27% वेतन वृद्धि जैसी और नियमितीकरण, वो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, वरना हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे। क्या बड़ा कदम आप लोग उठा सकते हैं? जैसे कि ये कह रहे हैं कि बड़ा कदम उठाएंगे अगर इस बार भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वादे हर बार किए जाते हैं, पूरी नहीं होती है। देखिए अभी तो हम सरकार से 2 दिवसीय आंदोलन के दौरान अपनी मांग एक बार और उन तक रखने का कोशिश कर रहे हैं। अगर उन इन 2 दिनों के अंदर अगर वो हड़ताल के बाद अगर वो पूरा करती है तो ठीक है, वरना फिर हम पूरा कामकाज ठप करके अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी अभी 2 दिन के हड़ताल में हमारा काम कितना प्रभावित हुआ है उसके। हाँ, एक जिला है दुर्ग जिला हमारे छत्तीसगढ़ में, हम 2 दिन के हड़ताल में है। आज मंगलवार को टीकाकरण होना था जो कि रूटीन वैक्सीनेशन होता है, लेकिन उस जिले में ये पत्र जारी किया गया है कि एनएचएम के कर्मी हड़ताल में गए हुए हैं तो टीकाकरण ही नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए कि हम कितने इम्पोर्टेंट है, बिना हमारे रेगुलर कर्मचारी है वो टीकाकरण नहीं कर सकते। तो हमारी वैल्यू है, हम उस क्षेत्र में जाके काम करते हैं, तभी तो उन्होंने इस तरह का लेटर निकाला ना। तो हम क्यों नहीं हकदार है 27% के? हम हकदार हैं और हम इसको लेकर ही रहेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और जो काम व्यवस्था जो ठप होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप होगी। अभी बारिश का मौसम है, नेक्स्ट आपका विंटर आएगा तो आप सोचिए बीमारी इसी दौरान ज्यादा बढ़ती है तो कितना नुकसान होगा, कितने लोगों को परेशानी होगी। इसके लिए सरकार तैयार रहे। बिल्कुल, ये एक चेतावनी सी है कि क्योंकि पैरालाइज हो गया है पूरा सिस्टम। जब कर्मचारी, जब काम करने वाले लोग ही रोड पर रहेंगे अपनी डिमांड्स को उठाने के लिए, तो सिस्टम तो पैरालाइज होगा ही, और इसके बाद हेल्थ सेक्टर पर जो असर पड़ेगा उसके लिए सरकार को तैयार रहना होगा। ये एक बहुत साफ चेतावनी देते हुए यहाँ पर कर्मचारी नजर आ रहे हैं। 18 सूत्रीय मांग में से वेतन वृद्धि 27%, ये समझ आ गया। ग्रेड को लेकर पे करना है, बिल्कुल ये भी समझ आ गया। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप लोग चाहते हैं हाईलाइटेड हो और बिल्कुल विधानसभा में ये मुद्दा उठे? क्योंकि विधानसभा में अभी तक ये मुद्दा उठा नहीं है। पिछले बार बीजेपी ने आप लोग को जरूर एक वादा किया था, एक वोट बैंक की तरह आप लोगों ने भी बीजेपी का शायद साथ दिया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने भी एक कमेटी गठित किया था जिसका आज तक रिपोर्ट नहीं आया है। ये सरकार भी 100 दिन के अंदर हम सभी संविदा कर्मचारियों के लिए समीक्षात्मक अध्ययन करते हुए नियमितीकरण की बात कही गई थी। आज लगभग 7 महीना ज्यादा हो रहा है और हम लोग रोड में आ गए। सरकार से 24 बार से भी ज्यादा हम लोग आवेदन निवेदन किए, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, स्वास्थ्य मंत्री से, वित्त मंत्री से मिले। तो हमारा जो 350 करोड़ रुपया था, 27% वेतन वृद्धि और हम लोग का नियमितीकरण की जो बात बोला गया था, और हमारा जो 18 बिंदु है जो वर्तमान में बिना वित्तीय के हो सकता है, 18 बिंदु में आप देखना उसमें 62 साल की जॉब सिक्योरिटी है। हमको 62 साल की जॉब सिक्योरिटी बिना पैसा के दे सकता है, बिना वित्त के दे सकता है। और साथ में हमारे चिकित्सा परिचर्चा है। हमारे साथियों के साथ कई बार क्या होता है, अधिकारी मतलब निराश होकर उनको नोटिस थमाता है, नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तो जब तक हमको 62 साल की जॉब सिक्योरिटी नहीं देगा, हमारे स्थायीकरण नहीं करेगा, नियमितीकरण नहीं करेगा, तब तक हमारा ये जारी रहेगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम 2 दिन का धरना प्रदर्शन ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। जो हमारा लंबित 350 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था अनुपूरक बजट में, उसको तत्काल रिलीज करे। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि आगामी दिनों में ये बहुत बिल्कुल जल्दी करेगा, यही हमकी अपेक्षा है। किस तरह की तकलीफ होती है जब नियमितीकरण नहीं होता है? आप लोग टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं, तो किस तरह की तकलीफ से गुजरना पड़ता है हमारे दर्शकों को, वो भी जरा मैं बताना चाहूंगा। अभी हमारे एनएचएम कर्मचारियों के साथ किसी को तबियत खराब हो गया तो उनको कोई भी प्रकार से वेतन नहीं मिलता, उनका वेतन काट दिया जाता है। उनके साथ कोई छुट्टी वाला बात ही नहीं है। जब भी वो नोटिस थमा जाते हैं जल्दी से उपस्थित हो, जब वो फिट ही नहीं रहेगा तो कैसे काम में अपना जाएगा? कितने घंटे की नौकरी करनी पड़ती है? इसमें अधिकतर मैडम ये 24 आवर्स वाला है। अधिकतर स्टाफ नर्स हमारे रात भर ड्यूटी करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं। और कितने की रूटीन ड्यूटी, दिन भर की ड्यूटी होती है? और पेमेंट कितना होता है? अगर मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का कितना होता है? परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी पोजीशन पे पेमेंट क्या रहेगा? आप ये पूरा मैं बताना चाहूंगा। हमारे एक स्टाफ नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर, उनको 15,000 16,500 रुपए दिया जाता है और रेगुलर स्टाफ नर्स 50 से 65,000 रुपए मिल रहा है। ये तो दोयम दर्जे की दर्जा है। मैं समाज में इस प्रकार से नीति नहीं बनना चाहिए। संविदा जैसे मतलब एक अभिशाप है लोगों में कि आज गाँव में लोग
लोग मर रहे हैं, डायरिया और मलेरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, बरसात है, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर में मलेरिया, कभी कवर्धा में बहुत सारे लोगों का 2-3 लोगों का डेथ भी होने का सूचना प्राप्त हुआ है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हमारी मांग बहुत जल्दी कर दे, हम वापस चले जाएंगे। उम्मीद लग रही है कि मांग पूरी हो जाएगी, इस बार विधानसभा में डिस्कशन होगा और मांग आप लोग की सामने रखी जाएगी। जी बिल्कुल, हमें इस सरकार पे भरोसा है, क्योंकि सरकार को लाया भी हमने पिछले सरकार को बदल कर है। हमके विष्णु जी के सुशासन पे पूरा भरोसा है। हम उनसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि हमारी मांगों को पूरी करे, और ये पूरी जायज मांग है, किसी प्रकार का अनुचित मांग नहीं है। टोटल 16,000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं आप लोग रोड पर और डिमांड कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के दोनों को मिलाकर के 16,000। जैसे कि आपने देखा, टोटल 16,000 ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं जिनको रूटीन काम के वजह से 24 घंटे की ये नौकरी होती है, लेकिन जब वेतन की बात आती है, फैसिलिटीज की बात आती है, तो वो बिल्कुल शून्य हो जाता है और मिनिमल हो जाता है। तो बिल्कुल ये एक अन्याय इनके साथ जो हो रहा है, उस अन्याय को कॉल आउट कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बारिश में भी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने से पीछे नहीं हटे। 2 दिन के इनके इस प्रोटेस्ट को सिर्फ ध्यान आकर्षण करने के लिए किया गया था, लेकिन अगर इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो ये अनिश्चितकालीन, जैसे पिछले बार कांग्रेस कार्यकाल में बैठे थे, अनिश्चितकालीन ये फिर से बैठ जाएंगे। तो 16,000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहे हैं कि 27% वेतन वृद्धि हो और हमारे साथ न्याय हो, और जो NHM है यानी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जितनी भी फैसिलिटीज हमें मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम अगर परमानेंट हो जाते हैं तो हम मिलेंगे, हम एलिजिबल हो जाएंगे मिलने के लिए, वो हमें मिलना चाहिए। तो ये इनकी डिमांड है। हालांकि ये दो सूत्र मैंने आपको बताए, ऐसे ही कुल 18 सूत्रीय इनकी डिमांड्स है। कम से कम मुख्य इनकी डिमांड पूरी हो जाए, इनकी फिलहाल यही कामना है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और अपना फीडबैक इस एपिसोड को लेकर जरूर बांटिएगा। तब तक मैं सुमी केवी पटेल अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय जवाहर।